नमस्कार दोस्तों, कोख से कोठे तक के अगले भाग में आपका स्वागत है। अब तक आपने कहानी में सुना कि अजीज़ कसम खाता है कि वो तारा और सुहानी की रक्षा करेगा। तभी बाहर से एक गोली चलती है और अजीज़ के सीने में धंस जाती है। अब आगे। नहीं! तारा के गले से एक तेज चीख निकली और सारे घर में गूंज उठी। अजीज़ के सीने में गोली लगी थी। असहनीय दर्द से वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गया। तारा ने तेज़ी से लपक कर उसे अपनी गोद का सरहाना दिया। धड़धड़ाते हुए 8-10 लोग उस हॉल में आ घुसे। अब सब के सब हथियार से लैस थे। उनके पीछे घूं घूं करती आवाज़ के साथ व्हीलचेयर पर बैठे सुबोध सिन्हा ने मुकुल के साथ प्रवेश किया। क्रोध और नफरत की आग में तारा और अजीज़ को उसने ऐसे देखा जैसे वो उनको जान से ख़त्म करके अपनी इस हालत का इंतकाम लेने आया है। हरामजादी, मेरे चाचा को इस हालत में पहुंचाकर तुम दोनों यहाँ आशिकी कर रहे हो, जश्न मना रहे हो अपनी जीत का। वहीं फर्श पर थूकते हुए मुकुल गुर्राते हुए बोला, तेरे ही कारण मेरे चाचा की ज़ुबान काम नहीं कर रही। तो क्या हुआ, अगर अंकल बोल नहीं सकते तो आज मैं उनकी ज़ुबान बनकर तेरे गुनाह के बही खाते का हिसाब दूंगा और तेरा इंसाफ होगा सुबोध सिन्हा के हाथों। बेशक अदालत ने तुझे हर जुर्म की माफ़ी दे दी, पर असली फैसला आज और अभी होगा। तेरे साथ साथ तुझे सपोर्ट करने वाले सभी साथियों को सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी। गब्बर सिंह के अंदाज में मुकुल ने एक ठहाका लगाया। तू इंसान नहीं जानवर है, तू तो पागल कुत्ते से भी टेढ़ी दुम है, जिसे पूरी ज़िंदगी सीधा करने की कोशिश करो लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तारा गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, तुझे मारना चाहता था ना, तू मुझे मारना चाहता है ना, तो मार डाल, लेकिन याद रख मैंने तेरी वो हालत की है कि तू अब जब तक जिएगा ना इसी व्हीलचेयर पर एड़ियाँ रगड़ेगा। और तेरी ज़ुबान बहुत चलती थी ना, देख अब तेरी ज़ुबान से एक ही शब्द बोल रही है। तू देख देख तेरी कैसी बोलती बंद की है तेरी मैंने। तारा ठहाका लगाया। तू क्या दंड देगा मुझे, किस अपराध की सज़ा देगा? जो सज़ा तुझे मैंने दी है वो तू ज़िंदगी भर याद रखेगा। ना तो तू ढंग से जी पाएगा और ना ही मर पाएगा। तारा का एक एक शब्द आग में घी का काम कर रहा था। मार दे मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जिन लोगों ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा उन लोगों को मारकर तुझे क्या मिलेगा? अजीज़ ने तेरा क्या बिगाड़ा है, उसको क्यों मारी गोली? खुदा से डर, अपने भगवान से डर, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, वो भी तहस नहस हो गया। तो तू किस खेत की मूली है? नहीं डरती मैं तुझसे, मेरी आंखों में तुझे मरते दम तक तेरा डर नज़र नहीं आएगा। तारा ने बोलते हुए नज़र बचाकर पुलिस को नंबर मिलाने की कोशिश की। आएगा तारा, डर तो नज़र आएगा। मुकुल के यह कहते ही सुबोध सिन्हा ने तारा के पैर में गोली मारी। फ़ोन चिटक कर दूर जा गिरा और तारा चीख मारकर ज़मीन पर अजीज़ के ऊपर गिर गई। अजीज़ की सांसें अभी चल रही थीं। उसके हल्के हल्के शब्द तारा के कानों में पड़े। आई एम सॉरी अदा, मुझे माफ़ कर दो। मैं पूरी ज़िंदगी बहुत कोशिशों के बाद भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। मैं हार गया अदा, मुझे माफ़ कर दो। अलविदा। ले, कर दिया माफ़। ये कहकर मुकुल ने एक और गोली अजीज़ के दिल पर मारी। पागल है साला, अरे माफ़ी मांगनी ही थी तो मुझसे मांगता, तो शायद ज़िंदगी बख्श भी देता मैं। वैसे चाचा, कानून का नुमाइंदा होकर कानून तोड़ने का मज़ा ही कुछ और है। मुकुल अजीज़ के मुर्दा जिस्म को ठोकर से धकेलते हुए बोला, जंगल राज नहीं है ये। तारा चीख कर बोली, एक ना एक दिन तुमको सबको तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। बड़ा विश्वास है तुझे अपने खुदा पर? मुकुल हंसता हुआ बोला, तो बुला उसे तेरी रक्षा के लिए। तभी एक और गोली सुबोध ने तारा के दूसरे पैर में मारी। जो सुबोध बोलना चाहता था वही मुकुल की ज़ुबान से निकल रहा था। तभी सुबोध ने हाथ से कुछ इशारा किया। मुकुल समझा नहीं। अंकल, क्या कहना चाहते हो? सुबोध ने फिर से इशारा किया। उसे समझाना चाहा पर मुकुल की समझ में नहीं आया। सुबोध क्या कहना चाहता है, तारा उसके इशारे से समझ गई थी। सुबोध इशारे में सुहानी कहाँ है ये पूछ रहा था। तारा का दिल बुरी तरह घबराने लगा, क्योंकि अब तक उन दरिंदों का ध्यान सुहानी पर नहीं गया था। लेकिन अगर मुकुल सुबोध का इशारा समझ जाता तो वो उसी दम सुहानी के पीछे पड़ जाता। तारा ने उसका ध्यान भटकाने के लिए आव देखा न ताव और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो सुबोध, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।
मुझे माफ़ कर दो मुकुल, मुझे माफ़ कर दो। अरे, अभी तक तो बड़ी शेरनी बनकर भला बुरा बोल रही थी, अब अचानक क्या हुआ तुझे? मुकुल उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला। मैं बस मरना नहीं चाहती, मुझे बख्श दो। देखो देखो, मैं केस भी वापस ले लूँगी। तारा उनका ध्यान भटकाने की पूरी जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन तारा की इन सब बातों का सुबोध पर कोई असर नहीं हुआ। उसने एक और गोली तारा के बाजू पर मारी। वो उनको ठीक वैसा ही तड़पा रहा था जैसा तारा ने उसको तड़पाया था। तारा का अपने दर्द पर कोई ध्यान ही नहीं था। वो तो बस एक ही दुआ मांग रही थी, हे मेरे खुदा, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। तुझे अदा कहूँ या तारा, मुझे थोड़ा तरस आ रहा है तुझ पर। आशिक की माशूक बनकर तूने मुझे कितना तड़पाया है। अरे, मुझे ही नहीं, मेरे चाचा को भी। आज तुझे तड़पते देखकर मेरे अंकल को बड़ी खुशी मिल रही है। कोर्ट केस जीतकर अपने आप को कहीं की महारानी समझ बैठी थी तू। अरे, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, समझी? मेरे चाचा को जब तक जेल नहीं हो सकती जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि बीमार आदमी को तो देश की अदालत हॉस्पिटल में भर्ती करती है, जेल नहीं भेजती। और चल, मान लिया जेल हो भी गई तो खून की सज़ा एक ही तो बार मिलेगी, इसलिए तुम सबका अंत करने की प्लानिंग है आज। क्यों अंकल, सही कहा ना? मुकुल की इस बात पर सुबोध के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। देख, तेरा आशिक तो मर गया, तू अधमरी है, अब रह गई तेरी बेटी। कहाँ है वो? मुकुल अभी बस इतना ही बोल पाया था कि बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस का सायरन सुनकर उन वहशियों के काफिले में भगदड़ मच गई। चलो सब जल्दी पिछले दरवाजे से बाहर निकलो फटाफट, इस हरामजादी को भी उठाओ, साथ ले चलो। अंकल, अंकल का खास ध्यान रखना। मात्र 2-3 सेकंड में ही वो लोग ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। बाहर गेट पर तारा और सुहानी की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों के हाथ पैर और मुंह पर टेप लगाकर बंधक बनाकर गार्ड रूम में ठूंस रखा था। कुछ पुलिसकर्मी उनको आज़ाद कराने में जुट गए, बाकी दौड़कर कोठी को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन तब तक सुबोध और मुकुल की गाड़ियां पहुंच से दूर निकल गई थीं। वहां उन्हें सिर्फ अजीज़ का मुर्दा जिस्म मिला, ज़मीन पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ। एसपी सिंघम ने उसे छू कर देखा, बॉडी अभी भी गर्म थी। कॉल एम्बुलेंस फास्ट, उसने तेज़ी से ऑर्डर दिया। उसे महसूस हुआ कि शायद अजीज़ की सांसें अभी बाकी हैं। पूरे घर की छानबीन शुरू कर दी गई। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। सभी ने मिलकर अपना काम बड़ी मुस्तैदी से किया। सबूत तो पुलिस को बहुत सारे मिल गए, लेकिन इतने बड़े घर में कोई जिंदा इंसान नज़र नहीं आया। जिससे पुलिस को कॉल करके बुलाया था, वो भी फ़ोन अब बंद आ रहा था। यहाँ कहानी का फ्लैशबैक खत्म हुआ। सुहानी मानसी साहनी को अपनी कहानी सुना रही थी। दोनों आमने सामने थे। मानसी साहनी नम आंखें लिए बड़े गौर से सुहानी से उसके जीवन की दास्तान सुन रही थी। तुम पुलिस को नहीं मिली? वहां तो तुम उस समय कहाँ थी? कौन ले गया तुमको वहां से? किसने बचाया तुमको? उसके बाद तुम्हारी माँ तारा का क्या हुआ? और अजीज, क्या वो जिंदा बच गया या मर गया? मानसी ने एक के बाद एक इतने सारे प्रश्न कर डाले कि उसे इस बात का भी एहसास नहीं रहा कि सुहानी उस घटना को याद करके दर्द के सागर में डूब गई थी। उसकी आंखें भर उठी थीं। सुहानी ने मानसी की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मानसी को उसकी हालत देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह, माफ़ करना बेटा, मैं सब कुछ जानने को कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। तुम शांत हो जाओ और हिम्मत रखो। देखो, अब सब ठीक है ना? परमपिता अब कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। तुम अपने हिस्से के सारे दुख झेल चुकी हो और हमारा ईश्वर हमें बस उतने ही दुख देता है जितने हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लो, पानी पियो। मानसी ने उसे पानी का गिलास थमाया। आपसे एक बात पूछूं? सुहानी ने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ हाँ, पूछो। मैंने आज तक कभी भी किसी से कहीं सुना कि किसी को उसके इंटरव्यू में उसकी जीवन कहानी सुनने के लिए कहा जाए और कहानी सुनने के बाद फैसला किया जाए कि इंसान सच्चा है या झूठा, और फिर उसको नौकरी पर रखा जाए।
अगर मेरी पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपको मुझ पर यकीन नहीं आया तो क्या आप मुझे नौकरी पर नहीं रखेंगी? बताइए, क्या आप मुझे नौकरी पर नहीं रखेंगी? तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? सुहानी के माथे पर घबराहट और परेशानी की शिकन उभर आई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा सुहानी। मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। तुम टेंशन मत लो, मेरी पर्सनल असिस्टेंट तुम ही हो। तुम्हारे लिए नौकरी कितनी ज़रूरी है ये जानना ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि हर पर्सनल असिस्टेंट को अपने बॉस के बारे में सारी जानकारी होती है। तो मुझे भी तुम्हें जॉब पर रखने से पहले तुम्हारे बारे में सारी जानकारी लेना चाहिए था ना। तुम ही बताओ, क्या मेरा सोचना सही है या गलत? नहीं मैडम, आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझ अनजान को इतनी वैल्यूबल जॉब देना तो बहुत भरोसे का काम है, और भरोसा तभी होगा ना जब आपको मेरे बारे में सब कुछ पता होगा। ठीक है, अब तुम आराम करो, तुम्हारी पीए की नौकरी पक्की। कल टाइम पर ऑफिस आ जाना, मानसी ने बड़े प्यार से मुस्कुरा कर कहा। पर मैडम, अभी तो आपने मेरे जीवन की आधी हकीकत ही जानी है। अभी तो बहुत कुछ है बताने के लिए, और पता नहीं वो सब जानने के बाद आपको मेरे बारे में क्या राय हो। कोई बात नहीं, तुम कल से ज्वाइन कर लो। हमें बहुत सारा वक्त मिलेगा साथ गुजारने के लिए, हम तब बात करेंगे। पर मैडम, ऐसा तो नहीं होगा ना कि बाकी की स्टोरी सुनकर कहीं आपको अफसोस हो कि मेरे जैसी लड़की को अपने यहाँ काम पर रखा? नहीं होगा अफसोस। तुम मुझे नहीं मिलती तो शायद ज़रूर अफसोस रहता। क्या मतलब मैडम? कुछ नहीं, जाओ और अभी आराम करो। अभी मैंने जितना जाना है तुम्हें वो काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन हाँ, मुझे जानना सब कुछ है तुम्हारे बारे में, सब कुछ। आखिरी बात दोहराते हुए अपनी रिवॉल्विंग चेयर की टेक पर सर टिकाकर आंखें मूंद ली मानसी ने। सुहानी ने बैग कंधे पर टांगा और जाने के लिए उठकर खड़ी हो गई। वैसे तुम कहाँ रह रही हो? आंखें बंद किए किए मानसी ने पूछा। शास्त्री नगर में वुमेन पीजी है, वहीं रहती हूँ। ओके, ऐसा करो, हमारे ऑफिस की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में एक पेंट हाउस बना है, उसके गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। मैं केयरटेकर को बोल देती हूँ, वो तुम्हारी सब हेल्प कर देगा। थैंक यू सो मच मैडम, आप कितनी अच्छी हो, बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। हाँ, तो तुम मेरी बेटी जैसी ही तो हो, शायद बेटी ही हो। फिर आखिरी शब्द अंदर ही अंदर बुदबुदा उठी मानसी। मैडम, मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ हाँ, पूछो। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में कौन कौन है, मतलब आपके परिवार में कौन कौन है? खुशी से चहकती हुई बोली सुहानी। तुम्हारी ही तरह एक बेटी है, एक बेटा है, और मेरे हस्बैंड, और एक मेरी मम्मी। मानसी ने आंखें खोलकर उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को प्यार से देखते हुए बताया। और आपके पापा? वो नहीं है मेरे पास, मतलब उनकी डेथ हो गई। ओह सॉरी। आपको प्यार करते थे आपके पापा? हाँ, बहुत प्यार करते थे। पर मेरे पापा ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। बोलते बोलते उदास हो गई सुहानी। अरे, तुमको अपनी नई नौकरी की कोई खुशी नहीं हुई क्या? मानसी उसके मनोभाव को समझकर उसका ध्यान बांटते हुए बोली। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ मैडम। सुहानी खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर बोली। तो फिर जाओ और शिफ्ट कर लो फटाफट। अगर उदास होगी तो ये नौकरी किसी और को दे दूँगी। मानसी हंसते हुए बोली। नहीं नहीं मैडम, जाती हूँ और जल्दी लौट कर आती हूँ। सुहानी हंसते हुए बाहर निकल गई। धन्यवाद दोस्तों, कहानी का ये भाग यहीं तक। अगले भाग में मिलेंगे जल्दी ही आपसे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक राइटर को बहुत मेहनत लगती है कहानी लिखने में, तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए।